आज हम कानून की बात के क्रम में दांडिक न्यायिक प्रक्रिया में अनियमित कार्यवाही इर्रेगुलर प्रोसीडिंग क्या होती है के विषय पर कानून की किताबों के माध्यम से संकलित किया गया सार आपसे साझा कर रहा हूँ। कभी कभी दांडिक प्रक्रिया के अंतर्गत दंड न्यायालय अपनी शक्तियों के बाहर जाकर कोई काम करता है। जब दंड न्यायालय अपनी शक्तियों के बाहर जाकर कोई कार्रवाई करता है, ऐसी कार्रवाई को अनियमित कार्यवाही इर्रेगुलर प्रोसीडिंग कहा जाता है। साधारण अर्थों में ऐसी कार्रवाई जिसे करने के लिए कोई दंड न्यायालय सशक्त नहीं है, उसके उपरांत भी उन कार्रवाइयों को कर देता है। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अध्याय 35 में इस प्रकार की अनियमित कार्यवाही का उल्लेख किया गया है। यह अनियमित कार्यवाहियाँ कब शून्य होती हैं तथा कब इन अनियमित कार्यवाहियों को अनदेखा किया जा सकता है, अर्थात वह कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें कोई अनियमित कार्यवाही होने के बाद भी दंड प्रक्रिया अवैध नहीं होती है तथा वह कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें अनियमित कार्यवाही के परिणाम स्वरूप न्याय प्रक्रिया शून्य व अवैध हो जाती है। दंड प्रक्रिया संहिता में वर्णित यह दोनों प्रकार की दांडिक कार्यवाहियों का उल्लेख किया गया है। मैं इस प्रक्रिया से संबंधित न्याय निर्णयों का भी समावेश कर रहा हूं। सीआरपीसी में सर्वाधिक दो महत्वपूर्ण धाराएं हैं। पहली है धारा 460 और दूसरी है धारा 461। धारा 460 के अंतर्गत उन अनियमित कार्यवाहियों का उल्लेख किया गया है जो न्यायिक कार्यवाही को दूषित नहीं करती हैं, एवं धारा 461 के अंतर्गत उन अनियमित कार्यवाहियों का उल्लेख किया गया है जो किसी न्यायिक कार्यवाही को दूषित कर देती हैं, अर्थात शून्य कर देती हैं। फिर उन अनियमित कार्यवाहियों के कारण न्यायिक कार्यवाही का कोई वजूद नहीं रह जाता है। सीआरपीसी की धारा 460 में ऐसी 9 अनियमितताओं का उल्लेख जिनमें न्यायिक कार्यवाही दूषित नहीं होती है, क्योंकि वह भूलवश सद्भावनापूर्वक कारित होती हैं। यह अनियमितताएं ऐसी हैं जिन्हें करने के लिए मजिस्ट्रेट विधि द्वारा अधिकृत नहीं है, लेकिन उसके द्वारा यह गलती से परंतु सद्भावनापूर्वक कारित होती है। ललित चंद चौधरी बनाम सम्राट 1911 के एक बहुत पुराने प्रकरण में कहा गया है कि ऐसी अनियमितता के आधार पर किसी न्यायिक कार्यवाही को अपास्त नहीं किया जाएगा। इस धारा में यह गर्भित रूप से आशयित है कि ऐसी अनियमितता के परिणाम स्वरूप न्याय विफल नहीं होना चाहिए। पीसी चिदंबरम पिल्लई बनाम सम्राट ILR 32 मद्रास 3 के मामले में कहा गया है कि जहां धारा 200 के अधीन किसी अपराध का सम्यक संज्ञान करने के पश्चात मजिस्ट्रेट ऐसा अन्वेषण किए जाने का आदेश पारित करता है जिसे देने के लिए अधिकृत नहीं है, तो यह एक ऐसी अनियमितता होगी जिसे धारा 460 के अंतर्गत सुधारा जा सकता है। ऐसे आदेश के पश्चातवर्ती कार्यवाही दूषित नहीं होगी। अब्दुल अनीस खान बनाम राज्य 1979 क्रिमिनल लॉ कर्नाटक के नवीन मामले में कहा गया है कि जहां मजिस्ट्रेट ने मानहानि संबंधित एक व्यक्तिगत परिवाद को पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान किया है, तो इस त्रुटिपूर्ण संज्ञान के परिणाम स्वरूप संपूर्ण न्यायिक कार्यवाही दूषित नहीं होगी। इस अनियमितता को धारा 460 के अधीन सुधारा जा सकता है। पीसी मिश्रा बनाम शासन CBI 2014 क्रिमिनल लॉ जनरल 2482 सुप्रीम कोर्ट के मामले में कहा गया है कि अनुसंधान के दौरान सह आरोपी को सरकारी गवाह बनाने का अधिकार मजिस्ट्रेट व विशेष न्यायाधीश दोनों को ही समान रूप से है। विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाने के उपरांत मजिस्ट्रेट द्वारा माफी गवाही अर्थात सरकारी गवाह बनाने का आदेश दिया जाना एक अनियमितता हो सकती है, किंतु उसके कारण विचारण कार्यवाही दूषित नहीं होती है, क्योंकि भ्रष्टाचार का उक्त प्रकरण अनुसंधान में था। दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन निम्न अनियमितता कार्रवाइयों का उल्लेख कर रहा हूं जिनके कारण कोई न्यायिक कार्रवाई दूषित नहीं होती। उन अनियमित कार्रवाइयों की संख्या 9 है। यदि कोई मजिस्ट्रेट जो निम्न बातों में से
किसी को करने के लिए विधि द्वारा सशक्त नहीं है, गलती से सद्भावना पूर्वक कर देता है तो कार्रवाई दूषित नहीं होगी। पहला है धारा 94 के अधीन तलाशी वारंट जारी करना। दूसरा है किसी अपराध का अन्वेषण करने के लिए पुलिस को धारा 155 के अधीन आदेश देना। अगला है धारा 176 के अधीन मृत्यु समीक्षा करना। चौथा है अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर के उस व्यक्ति को जिसने ऐसी अधिकारिता की सीमाओं के बाहर अपराध किया है पकड़ने के लिए धारा 187 के अधीन आदेशिका जारी करना। पांचवा है किसी अपराध का धारा 190 की उपधारा 1 के खंड क ख के अधीन संज्ञान करना। किसी प्रकरण में किसी मामले को धारा 192 की उपधारा 2 के अधीन हवाले करना। सातवां है धारा 306 के अधीन क्षमादान करना। आठवां है धारा 410 के अधीन मामले को वापस मंगाना, उसका स्वयं विचारण करना। और नौवां है आखिरी है धारा 458 एवं 459 के अधीन संपत्ति का विक्रय करना। आगे हम सीआरपीसी की धारा 461 की ओर चलते हैं। सीआरपीसी की धारा 461 कुल उन 17 प्रकारों की अनियमितताओं का उल्लेख करती है जिनके कारण कोई न्यायिक कार्यवाही दूषित हो जाती है। यदि यह अनियमितताएं किसी न्यायिक कार्यवाही में होती हैं तो वह न्यायिक कार्रवाई सिरे से शून्य होगी, क्योंकि इनसे सद्भावना का प्रश्न ही नहीं उठता। इस धारा के उपबंध केवल ऐसे मामलों में लागू होते हैं जिन पर विचारण करने के लिए कोई मजिस्ट्रेट को विधि के अंतर्गत अधिकारिता नहीं है। मजिस्ट्रेट द्वारा की गई कोई ऐसी कार्यवाही जिसे करने के लिए वह सक्षम नहीं है, इस धारा के अधीन अनियमितता होने के कारण शून्य हो जाएगी। विश्वनाथ मुखर्जी बनाम माधवी मुखर्जी कोलकाता के मामले में कहा गया है कि यदि किसी मजिस्ट्रेट को इस संहिता की धारा 125 के अधीन भरण पोषण के लिए आदेश पारित करने की अधिकारिता नहीं है तो उसके द्वारा ऐसा आदेश पारित किया जाना ऐसी अनियमितता होगी जो धारा 461 के अधीन शून्य प्रभावी होगी। इस धारा में वर्णित अनियमितता युक्त कार्यवाही शून्य प्रभावी होने के कारण विधि के अंतर्गत उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। इन्हें उच्चतर न्यायालय द्वारा अपास्त किया जाना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि इन कार्रवाइयों के लिए मजिस्ट्रेट को प्रारंभिक अधिकारिता ही नहीं होती है। सिंघाड़ा सिंह बनाम राज्य 1961 इलाहाबाद क्रिमिनल लॉ 617 के मामले में कहा गया है कि इस धारा में संस्वीकृति लेखन रिकॉर्ड ऑफ कन्फेशन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। फिर भी यदि संस्वीकृति किसी ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा भी लिखित की जाती है जो उसे अभिलिखित करने के लिए अधिकृत नहीं है, तब ऐसी संस्वीकृति शून्य होगी। रामदास केलू नायक बनाम बीएम मुदैया क्रिमिनल लॉ जनरल 1063 कर्नाटक के मामले में निश्चित हुआ कि दंड प्रक्रिया संहिता का यह सामान्य सिद्धांत है कि अभियुक्त का विचारण उस ही मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश द्वारा किया जाए जो इसके लिए सक्षम है। यदि साक्ष्य किसी ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित की गई है जिसे ऐसा करने की अधिकारिता नहीं हो तो उत्तरावर्ती न्यायालय इसे अगले प्रक्रम में कार्यवाही चालू करते हुए उसे पुनः शुरू से प्रारंभ करेगा। सीआरपीसी की धारा 461 के अधीन निम्न अनियमितता कार्रवाइयाँ हैं जिनके कारण कोई भी न्यायिक कार्रवाई दूषित हो जाती है। पहला है संपत्ति को धारा 83 के अधीन कुर्क करना और उसका विक्रय। किसी डाक या तार अधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज के लिए तलाशी वारंट जारी करना। परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभू की मांग करना। सदाचार के लिए प्रतिभू की मांग करना। सदाचारी बने रहने के लिए विधिपूर्वक आबद्ध व्यक्ति को उन्मोचित करना। परिशांति कायम रखने के लिए बंध पत्र को रद्द करना। भरण पोषण के लिए आदेश दे देना। स्थानीय न्यूसेंस के बारे में धारा 133 के अधीन आदेश दे देना। लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का धारा 143 के अधीन प्रतिषेध करना। किसी अपराध का धारा 190 की उपधारा 1 के खंड ग के अधीन संज्ञान करना। किसी अपराधी का विचारण करना। किसी अपराध का संक्षिप्त विचारण करना।
किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित कार्रवाई पर धारा 325 के अधीन दंडादेश पारित करना, अपील का विनिश्चय करना, कार्यवाही धारा 397 के अधीन मांगना, धारा 446 के अधीन पारित आदेश का पुनरीक्षण करना। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत यह वह अनियमित कार्रवाइयाँ हैं जो कोई भी दांडिक न्यायिक कार्यवाही को दूषित कर देती हैं तथा इस अनियमितताओं की अनदेखी किसी भी सूरत में नहीं की जा सकती है। ऐसी अनियमितता के कारण न्यायिक कार्रवाई दूषित हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर यदि हम लें, कोई मजिस्ट्रेट किसी प्रकरण में किसी अपराध का संक्षिप्त विचारण करने के लिए सशक्त नहीं है या फिर वह अपराध संक्षिप्त विचारण के किए जाने योग्य नहीं है और फिर भी उस अपराध का संक्षिप्त विचारण कर दिया जाता है, तब ऐसी परिस्थिति में कार्यवाही संहिता की धारा 461 के अधीन अनियमित हो जाएगी तथा यह कार्रवाई प्रभाव शून्य वाइड होगी। कानून के विषय के जानकारी रखने वाले भाइयों से निवेदन है, यदि कोई त्रुटि हो तो कृपया करेक्ट करें। नमस्कार।